हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पहली खबर के बारे में। तो जो पहला खबर है वो है आपको रिमूव डेब्रिज राइज मिशन के बारे में। तो क्या है ये राइज मिशन? राइज मिशन जो है इसका फुल नेम होता है रिमूव डेब्रिज इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन। ये जो एक मिशन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा और इसके द्वारा जो है जो भी सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, सभी देशों के द्वारा जो भी सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जाते हैं उनके जो कण मौजूद रहते हैं। जैसे कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसका एक लाइफ पीरियड होता है और उसके बाद उसके जो अंश होते हैं वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। तो उनसे काफ़ी वेस्ट क्रिएट होता है, जिस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, रीफ्यूल करने के लिए, रीफर्निश्ड करने के लिए, असेंबल करने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। ये 2028 में लॉन्च करने की संभावना है और 2025 तक इसको वहाँ पे ले जाके उसका जो जो भी वहाँ गंदगी जो वेस्ट है उसको साफ करने का प्रयास किया जाएगा। राइज जो है आपको सो कॉल्ड जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड में आपको जो कोई भी जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसका जब उपयोग ख़त्म हो जाता है तो जो सैटेलाइट का जो लेंथ है, यानी कि जिस ऊंचाई पे सैटेलाइट को इस्टेब्लिश किया जाता है उसके 100 किलोमीटर हायर रेंज पे जो है उसको ले जाके पार्क कर दिया जाता है। तो उसको जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड बोला जाता है और उस ग्रेवयार्ड को सैटेलाइट जो है वहाँ पे उसी को वहीं पे इस उन सैटेलाइट्स के डेब्रिज को एंड किया जाएगा। तो जिससे एक स्पेस सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो क्रिएट होगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जो भी संसाधन है उसको हम बार बार यूटिलाइज करें। ठीक है, ये आपको ब्रॉडर कंसेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, जो जिसका उद्देश्य होता है मिनिमम वेस्ट और मैक्सिमम रिसोर्स एफिशिएंसी। किसी भी संसाधन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मिनिमम वेस्ट करें और मैक्सिमम उसका उपयोग करें। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है और इसमें स्पेस इकोनॉमी को ऐड किया जाएगा। तो सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी का कल्चर जो है इससे बढ़ेगा। इसका जो की एस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए सर्कुलर इकोनॉमी की, तो इसमें क्या होगा, सैटेलाइट रीफर्बिशमेंट होगा, रिपेयर होगा, स्पेस डेब्री जो होता है उसको रिमूवल किया जाएगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे तरह से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वाइट रेजोल्यूशन 2.0 के बारे में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में। इसको जो है इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के दिवस पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पे वाइट रिवोल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया गया था। तो क्या है वाइट रिवोल्यूशन? वाइट रिवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो 1965 में हुई थी और ये आपको वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया है। इनको जो है फादर ऑफ रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, वाइट रिवोल्यूशन, यानी कि वाइट रिवोल्यूशन के फादर को की श्रेणी में इनको रखा जाता है, वर्गीज कुरियन को। और ये आपको फर्स्ट में 1965 में शुरू हुआ था। ये एक सोसाइटी था पहले, उसके बाद से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 1960 में, जो कि 60 से सोसाइटी में रजिस्टर्ड था और उसके बाद 1965 में इसको एक्सपेंड किया गया। इसके बाद जो है इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन जो है उसको मर्ज कर दिया गया एनडीडीबी एक्ट 1987 में। तो 1965 में शुरुआत हुआ। फिर ये आपको 1987 में जो है एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में इसको मर्ज कर दिया गया और इसको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट को के रूप में इसको घोषित किया गया था। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के द्वारा 1970
से 96 में किया गया, विच लेड टू वाइट रेवोल्यूशन, और इसके द्वारा वाइट रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, क्या उद्देश्य है। तो सिंपली सा है, इसका उद्देश्य है कि हम दूध के प्रोडक्शन को और इंक्रीज करेंगे। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 50% उसके जो प्रोडक्शन रेंज है उसको अगले 5 वर्षों में 50% तक हम बढ़ाएंगे। 1007 लाख केजी डे पर डे 2028-29 तक टारगेट है कि इसको करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको वुमेन एम्पावर, क्योंकि महिलाएं इसमें काम करेंगी तो उनका सशक्तिकरण होगा, फिर रोजगार क्रिएट होगा, कोऑपरेटिव कवरेज जो है उसका विस्तार होगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो 2.0 इसको लॉन्च किया जाएगा। टारगेट होगा आपको वाइट रेवोल्यूशन 2.0 सब सम अंडर न्यूली प्रपोज्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि 2.0 होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। सेटिंग अप विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, गांव के स्तर पे ही जो दूध की खरीद प्रणाली है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। वहीं बनाया जाएगा चिलिंग फैसिलिटी सेंटर, ताकि वहाँ कलेक्शन करके वहीं सप्लाई किया जा सके। क्वालिटी मिल्क प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी बनाया जाएगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि इसके रेंज को बढ़ाया जा सके। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आपको इस्टेब्लिश किया जाएगा। 1 लाख DCS को बनाया जाएगा और इसको बना के इस डेयरी प्रोडक्शन को विस्तार दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भारत में दूध के उत्पादन के बारे में, तो भारत जो है वो टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में, और 230.58 मिलियन टन जो है दूध का उत्पादन 2022-23 के आंकड़ा के अनुसार 230.58 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन होता है। नेशनल पर कैपिटल जो दूध की उपलब्धता है वो आपको 459 ग्राम एक दिन, यानी कि एक व्यक्ति के लिए भारत में 459 ग्राम प्रतिदिन दूध जो है वो पीने के लिए या खाने के लिए उपलब्ध है, जो कि आपको ग्लोबल जो एवरेज है, वैश्विक एवरेज जो है प्रतिदिन का 323, उससे काफ़ी अधिक है। यानी कि भारत में जो दूध का उत्पादन है वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी अधिक है। ग्लोबल एवरेज है 323 ग्राम पर डे, और भारत में जो दूध का उत्पादन होता है वो आपको 459 ग्राम पर डे। अगर अन्य इनिशिएटिव की बात की जाए जो डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए चलाया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, लाइवहुड स्टॉक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके बाद अगली खबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, और ये रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, और इनके द्वारा एनालिसिस और प्रोजेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। किसके बारे में, तो पूरे वैश्विक इकोनॉमी के बारे में, शॉर्ट टर्म मीडियम और लॉन्ग टर्म मीडियम में वैश्विक अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है इसके बारे में बताया जाता है। अगर इस रिपोर्ट के बात की जाए तो ग्लोबल ग्रोथ के बारे में कहा गया है कि जो वैश्विक वृद्धि दर है वो 3.2% 2024 और 25 में स्टेबल रहेगा, यानी कि उसी पे रहने की संभावना है। अनसर्टनिटी फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ट्रेड टेंशन हो गया, इलेक्शन लोमिंग हो गया, लीडरशिप चेंज, ये आपको इकोनॉमी के लिए मेजर कंसर्न्स हैं। अगर किसी देश की लीडरशिप चेंज होती है तो उस देश के पॉलिसी मेकर्स का पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी बदलाव आता है, तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। भारत की बात अगर की जाए
तो भारत के जो ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया गया है वो 6.5% 2025 और 26 में। जो भारत का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6.5%, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा। रिपोर्ट हाइलाइट्स करता है अर्जेंसी ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डिस्कस स्ट्रेटजी टू एनहांस द सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दीज रिफॉर्म्स। तो इसमें कहा गया है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को और ज़्यादा बूस्ट कीजिए और सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कीजिए, और इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को सोशल एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि उनको लागू करने के लिए भी और सारे रिफॉर्म्स को अप्लाई कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अशफाकुल्ला खान के बारे में। तो हाल ही में इनको ट्रिब्यूट दिया गया है इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन, और इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। अशफाकुल्ला खां जो से एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे। 1900 से लेके 1927 तक अपने जीवन काल में इन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ इन्होंने मिलकर, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, जिसमें अशफाकुल्ला खान जो हैं वो भी शामिल थे। इनके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे। इसके मैनिफेस्टो में कहा गया था, इसके मैनिफेस्टो का टाइटल था द रिवोल्यूशनरी लिस्टेड इट्स ऑब्जेक्टिव एज ए एस्टेब्लिशिंग ए फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्गेनाइज एंड आर्म रिवोल्यूशन। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, तो उसके जो मैनिफेस्टो था उसका टाइटल था द रिवोल्यूशनरी। उसमें कहा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। ही पार्टिसिपेटेड इन काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था 1925 में, जो कि बंदूक जो है अस्त्र को लूट लिया गया था, हथियार लूट किया गया था, काकोरी पूरे ट्रेन को ही लूट लिया गया था। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट 1925 में हुआ था, तो इनमें इन्होंने भाग लिया था और उसी के लिए इनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह सोढ़ी के साथ इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो ये था अशफाकुल्ला खान के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में। तो हाल ही में इंडिया के 5th नेशनल वाटर अवार्ड को दिल्ली में प्रेजेंट किया गया था, और ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। अगर नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात की जाए तो ये आपको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड मोटिवेट देम टू अडेप्ट द बेस्ट वाटर यूजेज प्रैक्टिसेज। तो पानी का कितना महत्व है, पानी के लिए कितना जो है उसको संरक्षित करना चाहिए, इसके महत्व को उजागर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता करने के लिए और अच्छे प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य मेन यही होता है। 9 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। द बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज, बेस्ट पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, वाटर यूजर एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट इत्यादि के नाम पर 10 जो क्राइटेरिया है, 9 क्राइटेरिया, उसमें पुरस्कार को दिया जाता है। उड़ीसा जो है उसको बेस्ट स्टेट, और सूरत गुजरात जो है वो बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी के रूप में उनको पुरस्कार दिया गया है। तो उड़ीसा जो है नेशनल वाटर अवार्ड में पहला स्थान मिला है उड़ीसा को। सूरत गुजरात में बेस्ट अर्बन बॉडी के रूप में अवार्ड मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। तो यूपीआई के सेवा को भारत के यूपीआई को मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा अभी हाल ही में
अपने देश में शुरू किया गया है। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने प्रॉमिस फॉर फ्यूचर नामक एक नई जीवन बीमा योजना शुरू की है, जो पॉलिसी धारकों को जीवन सुरक्षा और बचत विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। राजस्थान के लखन सिंह ने पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में महिला रिकर्व वर्ग में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस या वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हरियाणा एक ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने दलितों के लिए उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाएगा और अनुसूचित जातियों के भीतर विभाजन लागू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2024 रिपोर्ट 2000 वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों की जांच करती है, जिसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और कोयले पर निर्भरता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसके बाद बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह या कर्मयोगी सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है, तो 19 से 25 अक्टूबर के बीच में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के द्वारा नया लोगो जारी किया गया है, और ये लोगो आपको मंत्री के द्वारा यानी कि जो टेलीकॉम मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में लुआंग क्वांग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं चॉड वोबेस प्रथम दोहरा शतक लगाने वाले चॉड वोबेस। नेशनल लर्निंग वीक या कर्मयोगी वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये मिस्र को घोषित किया गया है। मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया जा रहा है, सऊदी अरब के दूतावास में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, तो हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रेपिडियम एसामिकम नामक नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है, तो ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में क्रेपियम एसामिकम नामक नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है। असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक नई ऑर्किड प्रजाति क्रेपिडियम एसामिकम की खोज की गई है। यह खोज डॉक्टर जिंटू शर्मा और असम के ऑर्किड मैन कहे जाने वाले ख्यानजीत गोगोई ने की है। क्रेपिडियम एसामिकम क्रेपिडियम प्रजाति से संबंधित है, जिससे भारत में इसकी कुल प्रजातियों की संख्या अब 19 हो गई है और वैश्विक कुल 281 हो गई हैं। वैश्विक स्तर पर ऑर्किड की लगभग 27,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में लगभग 1265 और पूर्वोत्तर भारत में 800 प्रजातियां हैं। अकेले असम में ऑर्किड की लगभग 414 प्रजातियां हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये आपको 84th है। 84th है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है। इसके पहले जो भारत का स्थान था वो 87 था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इसमें आर्थिक विकल्प के आधार पर 165 देशों की रैंकिंग की गई है। शीर्ष 5 देश जो हैं वो आपको, पहला है हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा न्यूजीलैंड और पांचवा है USA। रिपोर्ट में भारत 84वें स्थान पर है। भारत सरकार के आकार, संपत्ति के अधिकार, मौद्रिक नीति, व्यापार स्वतंत्रता सहित 42 जो इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, चर होते हैं, उनका इसमें उपयोग किया जाता है।
तो 5 देश कौन कौन से हैं शीर्ष पे? हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 84वें स्थान पे है 165 देशों में। ठीक है, रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून लागू किया है? ये आपको हो जाएगा यूरोपीय संघ के द्वारा लागू किया गया है। नेचर रीस्टोरेशन लॉ लागू किया गया है, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा लागू किया गया है। प्रकृति बहाली कानून एक यूरोपीय संघ कानून है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और पर्यावरण संरक्षण को संबोधित करना है। यह यूरोपीय संघ में अपनी तरह का पहला व्यापक कानून है। यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति का हिस्सा है और कार्बन कैप्चर और आपदा रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षरित पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। सदस्य राज्यों को 2030 तक यूरोपीय संघ की भूमि समुद्र के कम से कम 20% हिस्से को बहाल करना होगा। 2050 तक बहाली की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिक तंत्र को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमो भारत दिवस कब मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है। 23 को नमो भारत ट्रेनों की पहली वर्षगांठ को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया है। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 20 अक्टूबर 2023 को 2 और खंड जो है वो चालू हो गए हैं, जिनमें दुहाई से मोदीनगर उत्तर मार्च 2024 में चालू हुआ और मेरठ दक्षिण 2024 अगस्त में चालू हुआ। वर्तमान में 42 किलोमीटर का कॉरिडोर 9 स्टेशनों को कवर करता है, जिसे जल्द ही नए स्टेशनों के साथ 54 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। RRTS उच्च गति कुशल उपनगरीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो टिकाऊ शहरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस स्थान पर लॉन्च की है? तो ये आपको विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसका बात करें, विशाखापट्टनम में भारत ने विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर्स में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है जिसका कोड नेम है S4। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।